नमस्कार बच्चों। आज मैं आपके सामने बितान पाठ्य पुस्तक के डायरी के पन्ने नामक पाठ बताने जा रही हूँ। जैसा कि मैंने अपने पिछले भागों में बताया है कि यह डायरी एन फ्रैंक के द्वारा लिखी गई है। एन फ्रैंक 13 वर्ष की एक बच्ची है और उसने इस डायरी में दूसरे विश्व युद्ध में यहूदी समाज पर होने वाले अत्याचारों का वर्णन किया है तथा साथ में उसके निजी जीवन के सुख दुख और भावात्मक उथल पुथल का भी चित्रण किया है। उसने अपनी निजी समस्याओं और दुखों का भरपूर वर्णन किया है। एन को उसके परिवार के सदस्य भी समझ नहीं पाते और उसे घमंडी मानते हैं। अपनी ऐसी सामाजिक परिस्थितियों एवं उनका अपने जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का प्रभावशाली वर्णन एन ने किट्टी को संबोधित अपनी डायरी में किया है। एन अपनी डायरी को आगे लिखते हुए बताती है। यह मंगलवार 13 जून 1944 को लिखी गई है। इस दिन एन लिखती है कि मेरी प्यारी किटी, मेरा एक और जन्मदिन गुजर गया है। इस हिसाब से मैं 15 वर्ष की हो गई हूँ। मुझे काफी सारे उपहार मिले हैं। स्प्रिंगर की 5 खंडों वाली कलात्मक इतिहास पुस्तक, चड्डियों का एक सेट, 2 बेल्टें, 1 रुमाल, दही के 2 कटोरे, जैम की शीशी, शहद वाले 2 छोटे बिस्किट, मम्मी पापा की तरफ से वनस्पति विज्ञान की एक किताब, मार्गोट की तरफ से सोने का एक ब्रेसलेट, वानदान परिवार की तरफ से स्टिकर एल्बम, डसेल की तरफ से बायोमॉल्ट और मीठे मटर, मेव की तरफ से मिठाई, बेब की तरफ से मिठाई और लिखने के लिए कॉपियां, और सबसे बड़ी बात मिस्टर कुगलर की तरफ से मारिया तेरेसा नाम की किताब तथा क्रीम से भरे चीज के 3 स्लाइस। पीटर ने पियोनी फूलों का खूबसूरत गुलदस्ता दिया। बेचारे को ये उपहार जुटाने में ही अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन वह कुछ और जुटा ही नहीं पाया। बेहद खराब मौसम, लगातार बारिश, हवाएं और उफान पर समुद्र के बावजूद हमले शानदार तरीके से जारी हैं। कल चर्चिल, स्मर्स, आइजनहावर तथा आर्नोल्ड उन फ्रांसीसी गांवों में गए जिन पर ब्रिटिश सैनिकों ने पहले कब्जा कर लिया था और बाद में मुक्त कर दिया। चर्चिल एक टॉरपीडो नाव में थे। इससे तटों पर गोलाबारी की जाती है। बहुत से लोगों की तरह चर्चिल को भी पता नहीं है कि डर किस चिड़िया का नाम है। जन्मजात बहादुर। कैसे हो? जन्म से ही बहादुर है। यहाँ हमारे एनेक्सी की किलेबंदी से डच लोगों के मूड की था पाना बहुत मुश्किल है। इस बात में कोई शक नहीं कि लोग बाग बैठे ठाले भी खुश रह लेते हैं। ब्रिटिश सैनिकों ने आखिर अपनी कमर कस ही ली है और अपने मकसद को पूरा करने के लिए निकल पड़े हैं। जो लोग ये दावे करते फिर रहे हैं कि वे ब्रिटिश द्वारा कब्जा किए जाने के पक्ष में नहीं हैं, नहीं जानते कि वे कितनी गलती पर हैं। उनके तर्क का कारण इतना भर है। ब्रिटिश को लड़ते रहना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए और हॉलैंड को आजाद कराने के लिए अपने शूरवीर सैनिकों की शहादत के लिए आगे आना चाहिए। एन आगे लिखती हैं कि हॉलैंड के साथ साथ कब्जे वाले दूसरे देशों को भी आजाद कराना चाहिए। कब्जा मतलब जिसको अपने बंदी में ले लिया गया है, उन देशों को भी आजाद कराना चाहिए जो दूसरों के कैद में है। लेकिन उसके बाद ब्रिटिश को हॉलैंड में रुकना नहीं चाहिए। इसके बजाय उन्हें चाहिए कि वे सभी कब्जे वाले देशों से
हाथ जोड़ जोड़कर माफी मांगे। डच ईस्ट इंडीज को उसके सही हकदारों के हाथों में सौंपे और थके टूटे हारे और लुटे पिटे अपने देश ब्रिटेन में लौट जाएं। मूर्खों की कहीं कोई कमी नहीं है। इसके बावजूद जैसा कि मैंने कहा, कुछ एक समझदार डच लोगों को भी उनकी भी कमी नहीं है। अगर ब्रिटिश ने जर्मनी के साथ शांति संधि पर हस्ताक्षर कर लिए होते तो हॉलैंड और उसके पड़ोसी देशों का क्या हाल हुआ होता। उसके पास ऐसा करने के बहुत मौके मौजूद थे। हॉलैंड जर्मनी बन चुका होता और तब यह होना ही समाप्ति का संकेत होता, सब कुछ खत्म हो जाने का संकेत। ऐसे सभी डच लोग जो अभी भी ब्रिटिश को हिकारत से देखते हैं, ब्रिटेन की खिल्ली उड़ाते हैं, उसके बुढ़ाते लॉर्डों की सरकार को ताने मारते हैं और उन्हें कायर कहते हैं। इसके बावजूद जर्मनों से नफरत करते हैं। एक अच्छा खासा सबक सिखाने के लायक है। उनकी जमकर मरम्मत की जानी चाहिए, तभी हमारे जंग लगे दिमाग खुलेंगे और उनमें जोश आएगा। एन आगे लिखती हैं कि मेरे दिमाग में हर समय इच्छाएं, विचार, आरोप तथा डांट फटकार ही चक्कर खाते रहते हैं। मैं सचमुच उतनी घमंडी नहीं हूँ जितना लोग मुझे समझते हैं। एन कहती हैं कि पूरा परिवार उसके बारे में सभी का यह विचार है कि वह घमंडी है, लेकिन मैं ऐसी घमंडी नहीं हूं कि जैसा कि लोग मुझे समझते हैं। मैं किसी और की तुलना में अपनी कई कमजोरियों और खामियों को बेहतर तरीके से जानती हूँ। ऐसा पहले भी एन लिख चुकी हैं कि वह अपनी जो भी कमजोरियां हैं उनको वह दूर करना चाहती है, और आज भी वह यही कह रही है कि मैं औरों की तुलना में अपनी कमजोरियों को समझती भी हूँ, लेकिन एक फर्क है, मैं जानती हूँ कि मैं खुद को बदलना चाहती हूँ, बदलूंगी और काफी हद तक बदल चुकी हूँ। तब ऐसा क्यों है? मैं अपने आप से यह सवाल पूछती हूँ कि लोग मुझे अभी भी इतना नाक, गुसेड़ू और अपने आप को 30 मार का समझने वाली क्यों मानते हैं? क्या मैं वाकई अक्खड़ हूँ? क्या मैं ही अकेली अक्खड़ हूँ या ये सब ही है? यह सब वाहियात लगता है, मुझे पता है, लेकिन मैंने ऊपर लिखा ये आखिरी वाक्य काटने वाली नहीं। ये वाक्य इतना मूर्खतापूर्ण नहीं है जितना लगता है। वो कहती है कि मैंने जो लिख लिया, क्योंकि मुझे ये वाक्य ऐसा नहीं लगता कि मुझे ये वाक्य काटना चाहिए। मुझ पर हमेशा आरोपों की बौछार करते रहने वाले 2 लोग हैं। वो कौन है? मिसेस वान दान और डसेल। उनके बारे में सबको पता है कि वे कितने जड़ बुद्धि हैं। वह उनको ही जड़ बुद्धि बता रही हैं। मूर्ख जिसके आगे कोई विशेषण लगाने की जरूरत नहीं। मूर्ख लोग आमतौर पर इस बात को सहन नहीं कर पाते कि कोई उनसे बेहतर काम करके दिखाए, और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण ये 2 जड़मती मिसेस वान दान और मूर्खादिराज डसेल है। अंत में वह उनको मूर्खादिराज भी कह डालती है। मिसेस वान दान मुझे इसलिए मूर्ख समझती हैं क्योंकि मैं उनके जितनी बीमारियों की शिकार नहीं हूँ। वे मुझे अक्खड़ समझती हैं क्योंकि वे मुझसे भी ज्यादा अक्खड़ हैं। वे समझती हैं कि मेरी पोशाकें छोटी पड़ गई हैं, लेकिन उनकी पोशाकें और भी ज्यादा छोटी पड़ गई हैं। और वे समझती हैं कि मैं अपने आप को कुछ ज्यादा ही 30 मार खा समझती हूँ, क्योंकि वे उन विषयों पर मुझसे भी 2 गुना ज्यादा बोलती हैं जिनके बारे में वे खाक भी नहीं जानती। लेखिका कहती है कि मिसेस वान दान, वो कहती हैं कि चूंकि वह मुझसे भी ज्यादा अक्खड़ हैं और मुझे अक्खड़ समझती हैं, अपनी पोशाकों के बारे में नहीं देखती, और मेरी पोशाकें जो हैं मेरी पोशाकों से ज्यादा उनकी पोशाकें छोटी पड़ गई हैं। और वे जिन बातों की बातें करती हैं, जिस पे ज्यादा बोलती हैं, उनके बारे में वे जानती तक नहीं, लेकिन अपने को क्या समझती हैं? 30 मार खा। यह बात डसेल पर भी फिट होती है। लेखिका ने यहाँ पर
इन दोनों लोगों के व्यक्तित्व का आकलन किया कि वे किस तरह से हर समय उनके ऊपर छीटाकसी या कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। लेकिन मेरी प्रिय कहावत है, जहां आग होगी धुआं भी वहीं होगा। और मुझे यह मानने में रत्ती भर भी संकोच नहीं है कि मैं सब कुछ जानती हूँ। मेरे व्यक्तित्व के साथ सबसे मुश्किल बात यह है कि मैं किसी भी और व्यक्ति की तुलना में अपने आप को सबसे धिक्कारती हूँ। यदि माँ अपनी सलाहें देना शुरू कर देती हैं, तो उनके उपदेशों की पोटली इतनी भारी हो जाती है कि मुझे डर लगने लगता है कैसे होगी इससे मुक्ति। जब उनकी माँ उनके लिए कुछ न कुछ सलाह देना शुरू करती हैं, तो लेखिका एन फ्रैंक घबरा जाती हैं। वो कहती है कि मुझे डर सा लगने लगता है कि इन सब बातों से कम मुक्ति होगी। जब तक एन का वही पुराना रूप सामने नहीं आ जाता, मुझे कोई नहीं समझता। उसे इस बात की बड़ी हैरत है कि कोई भी उसको समझने का प्रयास नहीं करता। यह वाक्य मेरा हिस्सा है। बेशक लगे कि ऐसा नहीं होगा, फिर भी इसमें थोड़े से सच का अंश है। कई बार तो मैं अपने आप को प्रताड़ित करते हुए इतनी गहरे उतर जाती हूँ कि सांत्वना के दो बोल सुनने के लिए तरस जाती हूँ कि कोई आए और मुझे इससे उबारे। काश कोई तो होता जो मेरी भावनाओं को गंभीरता से समझ पाता। लेखिका इस समय अपनी मन की भावनाओं को व्यक्त कर रही हैं। वो कहती है कि मैं अपने आप को ही धिक्कारने लग जाती हूँ और इतनी गहराई तक धिक्कारने लग जाती हूँ कि फिर लगता है कि कोई दो बोल समझाने के, सांत्वना के, उनके लिए कोई दो बोल सांत्वना के बोले, जिससे कि उनका मन को थोड़ा तसल्ली मिले। लेकिन वो कहती हैं कि मुझे ऐसा व्यक्ति अभी तक कोई नहीं मिला है, इसलिए इसके लिए मेरी तलाश जारी रहेगी। मुझे पता है तुम पीटर के बारे में सोचकर हैरान हो रही हो। नहीं क्या किट्टी, मैं मानती हूँ यह सच है कि पीटर मुझे प्यार करता है। गर्लफ्रेंड की तरह नहीं, बल्कि एक दोस्त की तरह। वह पीटर से अपनी दोस्ती की बात बताती है और कहता है कि वह एक दोस्त की तरह वो उससे प्यार करता है। उसका स्नेह दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन कई बार कोई रहस्यमयी ताकत हम दोनों को पीछे की तरफ खींचती है और मैं नहीं जानती कि वो कौन सी शक्ति है। कई बार मैं सोचती हूँ कि मैं उसके लिए जिस तरह प्रेम दीवानी बनी रहती हूँ, उसे बढ़ा चढ़ाकर बता रही हूँ, लेकिन यह सच नहीं है। इसका कारण यह है कि अगर मैं उसके कमरे में एक दो दिन के लिए न जा पाऊं तो मेरी बुरी हालत हो जाती है। मैं उसके लिए तड़पने लगती हूँ। लेखिका एन फ्रैंक पीटर को अच्छा मानती है। वह उसके हृदय में उसके लिए स्थान है, इसलिए वह कहती है अगर मैं 2 दिन उसके पास नहीं जाती हूँ तो वह बेचैन होने लगती है। वो कहती है पीटर अच्छा और भला लड़का है, लेकिन उसने मुझे कई तरह से निराश किया है। वो कहती वह अच्छा है, लेकिन मुझे भी वह निराश करता है। क्यों? धर्म के प्रति उसकी नफरत, खाने के बारे में उसका बातें करना और इस तरह की और कई बातें मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। कई बातें ऐसी हैं जो एन को पीटर की पसंद नहीं आती। इसके बावजूद मुझे पक्का यकीन है कि हमने जो वायदा किया है कि कभी झगड़ेंगे नहीं, हम उस पर हमेशा टिके रहेंगे। लेकिन वह यह भी कहती है कि हमने एक दोस्त के नाते ये वायदा किया है कि हम आपस में झगड़ेंगे नहीं। पीटर शांति प्रिय, सहनशील और बेहद सहज आत्मीय व्यक्ति है। वह मुझे कई ऐसी बातें भी कह लेने देता है जिन्हें कहने की वह अपनी मम्मी को भी इजाजत नहीं देता। वह दृढ़ निश्चयी होकर इस मुहिम पर जुटा हुआ है कि वह अपने पर लगे हुए सभी इल्जामों से अपने आप को पाक साफ करे और अपने कामकाज में सलीका लाए। पीटर क्या कह रहा है? पीटर के ऊपर जो इल्जाम लगा हुआ है, वह कहता है कि वह इसी कोशिश में रहता है हर समय कि वह जो है पाक साफ हो जाए। मतलब उसकी जो ऊपर जो इल्जाम है वह कोई सब लोग ये समझे कि वह इल्जाम गलत है। इसके बावजूद वह अपने भीतरी स्व को मुझसे छिपाता क्यों है और मुझे कभी भी इस बात की अनुमति नहीं देता कि मैं उसमें झांकूं। तो लेखिका उसको क्या कहती है? निश्चय ही वह मेरी तुलना में ज्यादा गुन्ना है। गुन्ना क्या होता है? जो अपने मन की बात एक्सप्रेस नहीं करता, बताता नहीं, अभिव्यक्ति नहीं करता,
तो वह कह रही है कि मुझे तो लगता है कि मेरी तुलना में वही ज्यादा गुन्ना है, लेकिन मैं अनुभव से जानती हूं कि कई बार ऐसे गुन्ने लोग भी, जिनसे संवाद कर पाना मुश्किल होता है, अपनी बात किसी से कह पाने की उत्कट चाह लिए होते हैं। वह फिर भी यह बात व्यक्त करना चाह रही है कि पीटर गुन्ना है। वह अपने दिल की बात, मतलब अपने स्व को, मतलब वह अपने मन को, जो उसके अंदर छिपा हुआ है, वह स्वयं लेखिका एन से भी छिपाता है, जबकि दोनों के बीच इतनी दोस्ती है। तो वो कहती है कि जैसे कि लेखिका पर आरोप लगाया जाता है कि जो कुछ भी जानना चाहिए वह मैं थ्योरी में जानती हूँ, व्यवहार में नहीं। अर्थात लेखिका पे भी यह इल्जाम लगाया जाता है कि वह व्यावहारिक में वह सब नहीं करती जो कि वह थ्योरी में जानती है। तो वह कहती हैं कि जो गुन्ने लोग, ऐसे गुन्ने लोग जैसे कि पीटर है, और जिनसे संवाद कर पाना, मतलब बातचीत कर पाना बहुत मुश्किल होता है, उनसे बातचीत के द्वारा भी उनके मन की बातों को समझना मुश्किल होता है, लेकिन वे लोग अपनी बात को किसी से अभिव्यक्त करने की उत्कट चाह लिए होते हैं। पीटर और मैंने दोनों ने अपने चिंतनशील बरस एनेक्सी में ही बिताए हैं। वो क्या कह रही हैं कि मैं और पीटर, जिसमें हम चिंतन करते हैं, यह अब क्या है, एनेक्सी में बिता दिए गए हैं। हम अक्सर भविष्य, वर्तमान और अतीत की बातें करते हैं, लेकिन जैसा कि मैं बता चुकी हूँ तुम्हें, मैं असली चीज की कमी महसूस करती हूँ और जानती हूँ कि वह मौजूद है। उसको जो है, पीटर के साथ वह भविष्य, वर्तमान और अतीत की बातें करती है, लेकिन फिर भी वह कहती है कि कोई ऐसी चीज है जिसकी कमी वह महसूस करती है, जबकि वह मौजूद है, लेकिन फिर भी उसे उस कमी का एहसास होता है। बच्चों, आज मैं यह डायरी यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। अब इसके आगे का भाग अपने दूसरे वीडियो के माध्यम से बताऊंगी।